यूनिकॉर्न का सफर, भारत के अरब डॉलर स्टार्टअप्स के छुपे रहस्य। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा आइडिया, एक कमरे में बैठा एक युवा उद्यमी, कुछ पुराने लैपटॉप और जेब में मुश्किल से कुछ हजार रुपए, लेकिन सपने अरब डॉलर के। भारत की स्टार्टअप दुनिया में ऐसे ही साधारण से दिखने वाले लोग असाधारण कहानी लिख जाते हैं। आज के इस 15 मिनट के ऑडियो बुक संस्करण में हम अनलॉकिंग यूनिकॉर्न सीक्रेट्स, बिहाइंड दी सीन्स ऑफ इंडियाज $1 बिलियन स्टार्टअप की वो बातें समझेंगे जो आपको किसी इंटरव्यू में नहीं सुनाई देती। वो संघर्ष, वो फैसले, वो मानसिकता जिसने साधारण कंपनियों को यूनिकॉर्न बनाया। अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करने का सपना रखते हैं तो ये सफर आपके लिए है। तो चलिए भारत के यूनिकॉर्न्स के पर्दे के पीछे झांकते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी सफलता का असली मंत्र क्या है। फैक्ट्स। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम पिछले दशक में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती शक्ति बना है, पर हर सफल कंपनी के पीछे कुछ ऐसे सिद्धांत, आदतें और मानसिकता छिपी होती है जो बाहरी दुनिया से अनकही रहती है। ये किताब इन्हीं राजों को खोलती है और हम उन्हें एक एक करके समझते हैं। चैप्टर 1, आइडिया नहीं, समस्या मूल्यवान होती है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े मिथक पर जो हर कॉलेज के कैंटीन में, हर स्टार्टअप मीटअप में, हर लिंक्डइन पोस्ट में घूमता रहता है कि बस मेरे पास एक किलर आइडिया है, बस फंडिंग मिल जाए, बस मैं लॉन्च कर दूं, बाकी अपने आप हो जाएगा। अरे भाई, ये बकवास है, पूरा का पूरा झूठ। भारत के सारे बड़े यूनिकॉर्न्स इस बात के जीते जागते सबूत है कि आइडिया का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य है प्रॉब्लम का। चलो एक एक करके देखते हैं। फ्लिपकार्ट 2007। उस समय आइडिया क्या था? ऑनलाइन किताबें बेचेंगे। वाह, कितना यूनिक आइडिया था ना। अरे Amazon तो 1995 से यही कर रहा था। सचिन और बिन्नी ने जो देखा वो ये था कि भारत में कोई भी विश्वसनीय तरीके से किताबें डिलीवर नहीं कर रहा। कॉलेज के छात्रों को महीनों इंतजार करना पड़ता था। लोकल बुक स्टोर में नई रिलीज नहीं मिलती थी, और अगर मिलती भी थी तो MRP से 50 से 100 रुपए ज्यादा में। असली प्रॉब्लम था ट्रस्ट प्लस डिलीवरी की कमी। आइडिया कोई नया नहीं था, प्रॉब्लम नया था, और कैश ऑन डिलीवरी का जुगाड़ डालकर उन्होंने वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए मार दिया। जोमैटो 2008। शुरू में नाम था फूडीबे, आइडिया रेस्टोरेंट मेनू ऑनलाइन दिखाना। अरे ये तो 2000 में जस्ट ईट कर रहा था। लेकिन भारत में असली दिक्कत क्या थी? मेनू देखने के लिए 10 रेस्टोरेंट में फोन करना पड़ता था। आधे रेस्टोरेंट का नंबर गलत होता था, डिलीवरी टाइम कोई नहीं बताता था, और पेमेंट सिर्फ कैश। दीपिंदर गोयल ने कहा, चलो पहले मेनू ही स्कैन करके डाल देते हैं। सिर्फ एक छोटी सी समस्या सॉल्व की, और आज 24 देशों में है। सीख क्या है? अगर आप आज बैठकर सोच रहे हो कि मेरा आइडिया तो बिल्कुल यूनिक है, AI से चलने वाली चाय बनाने वाली मशीन, तो भाई पहले ये पूछो, क्या रोजाना लाखों लोग इस समस्या से परेशान हैं? क्या वो इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं, चाहे 10 रुपए ही क्यों न हो? अगर जवाब हाँ नहीं है तो आपका आइडिया चाहे कितना भी चमकदार हो, वो कचरे के डिब्बे में जाएगा। असली यूनिकॉर्न फाउंडर्स आइडिया नहीं बेचते, वो लोगों का दर्द खरीदते हैं और उस दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। चैप्टर 2, शुरुआती संसाधन कम हो तो भी सपना बड़ा होना चाहिए। अब जरा अपने आसपास देखिए। आपके पास शायद एक अच्छा लैपटॉप है, हाई स्पीड इंटरनेट है, हर महीने तनख्वाह आ जाती है, फिर भी आप सोचते हैं, यार अभी पैसा नहीं है, अभी टीम नहीं है, अभी तो और तैयारी कर लूं। अब जरा इन लोगों की शुरुआत सुनिए और फिर खुद से पूछिए कि आपकी तैयारी सचमुच कमी है या बहाना है। फ्लिपकार्ट 2007। बेंगलुरु। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दोनों IIT दिल्ली, अमेजन में अच्छी जॉब, ने 40 से 40 हजार महीना छोड़ा। पहला ऑफिस उनका 2 कमरे का फ्लैट, एक कमरा सोने के लिए, दूसरा ऑफिस। पहला वेयरहाउस, उसी फ्लैट का स्टोर रूम।
पहले 6 महीने तो दोनों खुद ही पैकिंग करते थे। डिलीवरी बॉय को फोन करके बोलते थे, भाई आ जाना, आज 8 ऑर्डर है। पहले साल का टोटल रेवेन्यू सिर्फ 40 लाख रुपए, आज वैल्यूएशन 35 अरब डॉलर से ज्यादा। संसाधन थे क्या? सिर्फ 2 पुराने लैपटॉप और एक बड़ा सपना, हम भारत का अमेज़न बनाएंगे। वो सपना इतना बड़ा था कि छोटी छोटी दिक्कतें हंसते हुए कट गई। ओयो रूम्स 2013, रितेश अग्रवाल, उम्र सिर्फ 19 साल, पॉकेट में कुल पैसे 60,000 रुपए। पहला ऑफिस गुड़गांव में एक किराए का कमरा जिसमें 4 लोग सोते थे और वही टेबल पर कोडिंग भी होती थी। पहले 3 महीने रितेश खुद बाइक पर होटल दर होटल घूमते थे। मालिक को समझाते थे, मैं आपका रूम booking.com पर डाल दूंगा, बस मुझे 20% कमीशन दे देना। पहले साल के अंत में ओयो के पास कुल 100 होटल थे। आज 1 लाख प्लस शहरों में 1 मिलियन प्लस रूम। 19 साल का लड़का, 60,000 रुपए और सपना, दुनिया का सबसे बड़ा होटल ब्रांड बनाऊंगा, बिना एक भी होटल खरीदे। सीख क्या है? संसाधन हमेशा कम होते हैं, शुरुआत में हर किसी के पास कम होते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि यूनिकॉर्न फाउंडर्स ये नहीं सोचते, मेरे पास तो सिर्फ 5 लाख है, अब क्या करूं? वो सोचते हैं, मेरे पास 5 लाख है, तो 5 अरब डॉलर का बिजनेस कैसे बनाऊं? सपना इतना बड़ा रखो कि छोटी छोटी मुश्किलें खुद ब खुद बौनी लगने लगे। अगली बार जब आप सोचे कि यार अभी तो लैपटॉप पुराना है, अभी तो ऑफिस नहीं है, तो बस एक लाइन याद रखना, सचिन बिन्नी ने भी उसी पुराने लैपटॉप पर पहला ऑर्डर पैक किया था। जिस दिन वो एक किताब बेची थी, उसी दिन उन्होंने 1 अरब डॉलर का सपना देखा था। सपना बड़ा रखो दोस्त, संसाधन अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। चैप्टर 3, असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। अब सबसे जरूरी और सबसे कड़वी सच्चाई सुन लो। अगर आप स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हो तो एक बात लिख कर रख लो, तुम बार बार फेल होगे, बहुत बार, शर्मिंदगी भरे अंदाज में, ऐसे कि मम्मी पापा, रिश्तेदार, दोस्त सब बोलेंगे, देखा हमने कहा था ना। लेकिन भारत के हर यूनिकॉर्न फाउंडर ने यही एक बात सीखी है, असफलता मंजिल नहीं है, वो तो बस एक भद्दा सा रेस्ट स्टॉप है हाईवे पर। चाय पी लो, गाड़ी चेक कर लो, दिशा सही कर लो और फिर गाड़ी दौड़ा दो। चलो सच सुनते हैं बिना मेकअप के। पेटीएम विजय शेखर शर्मा, 1998 से 2010 तक पूरे 12 साल 9 अलग अलग बिजनेस शुरू किए, सब डूब गए। आखिरी वाला बिजनेस, एक SMS बेस्ट सर्विस, भी बंद हो गया। ऑफिस खाली करना पड़ा, किराया नहीं दे पाए। विजय शेखर अकेले दिल्ली के एक छोटे से कमरे में रह गए। उसी कमरे में 2010 में पेटीएम शुरू किया, सिर्फ मोबाइल रिचार्ज के लिए। 42 बार निवेशकों ने मना किया, 42 बार। आज पेटीएम भारत का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। विजय कहते हैं, मेरी सबसे बड़ी ताकत यह है कि मैं फेल होना जानता हूं। ओला, भावेश अग्रवाल, 2011 में ओला से पहले भावेश ने एक ट्रैवल कंपनी शुरू की थी, ओला हॉलिडेज। पूरी टीम बना ली, फंडिंग भी ले ली। 8 महीने में पूरी कंपनी बंद, सारा पैसा डूब गया। निवेशकों ने कहा, लड़के अब घर चले जाओ। भावेश ने उसी हफ्ते ओला कैब्स शुरू कर दिया। आज ओला 250 प्लस शहरों में है। भावेश कहते हैं, पहली कंपनी बंद होने के बाद मुझे एक बात समझ आई, फेल होने का डर गया तो जीतने का चांस आया। तो सार क्या है? 99% लोग पहली असफलता में रुक जाते हैं, 0.9% लोग दूसरी तीसरी में हार मान लेते हैं। बाकी के 0.1% लोग जो यूनिकॉर्न बनाते हैं, वो हर असफलता को एक डेटा पॉइंट मानते हैं। असफलता तुम्हें 2 चीजें देती है, सबक जो किताबों में नहीं मिलता, मोटी चमड़ी ताकि अगली बार शर्मिंदगी न लगे, क्योंकि जो लोग फेलियर को अंत मानते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और जो फेलियर को फीडबैक मानते हैं
वो यूनिकॉर्न बन जाते हैं। चैप्टर 4, सही टीम, सफलता का आधा रास्ता। दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल। आपके पास शानदार आइडिया है, आप में जुनून है, आप दिन रात मेहनत करने को तैयार हैं, फिर भी 90% स्टार्टअप क्यों मर जाते हैं? जवाब एक ही है, गलत टीम। या फिर टीम ही नहीं है। भारत के हर बड़े यूनिकॉर्न की कहानी में एक चीज कॉमन है। पहले 10-15 लोग जो साथ आए, वो सैलरी के लिए नहीं, सपने के लिए आए थे। तो सही टीम कैसे चुने? यूनिकॉर्न फाउंडर्स के 5 गोल्डन रूल्स। स्किल से पहले माइंडसेट देखो। 10 साल का अनुभव वाला बंदा जो 9 to 5 जॉब ढूंढ रहा है, उसे मत लो। 2 साल का अनुभव वाला जो रात रात भर कोडिंग कर सकता है, उसे ले लो। हाँ, बोलने वाले नहीं, क्यों पूछने वाले लो। जो हर बात पर हाँ सर कहें, वो खतरनाक है। जो सवाल उठाए, वो सोने का है। हिस्सेदारी देने में कंजूसी मत करो। पहले 10 लोगों को 0.52% तक इक्विटी दे दो, बाद में पछताओगे नहीं। पैसे की बात बाद में करो, सपने की बात पहले। इंटरव्यू में पहले 15 मिनट सिर्फ अपना विजन बता दो। जिसकी आंखें चमक जाए, वही तुम्हारा आदमी है। जो लोग हम कहते हो, मैं नहीं, जो कहे हम मिलकर करेंगे, वही रहेगा लंबे समय तक। जो कहे मैं कर दूंगा, वो जल्दी छोड़कर चला जाएगा। याद रखो, अकेले तुम तेज दौड़ सकते हो, लेकिन टीम के साथ ही मंजिल तक पहुंचते हैं। तो आज ही सोचो, तुम्हारे साथ वो 3 से 5 लोग कौन हैं, जो तुम्हारे साथ भूखे रह सकते हैं पर तुम्हारा सपना नहीं छोड़ेंगे। उनको ढूंढो, फोन करो, बियर पिलाओ और कहो चल कुछ पागलपन करते हैं। क्योंकि यूनिकॉर्न अकेले नहीं बनते, वे एक झुंड में बनते हैं। चैप्टर 5, ग्राहक को सुनना सबसे बड़ा हथियार। तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हें जितना प्यारा लगता है ना, ग्राहक को उसकी परवाह बिल्कुल नहीं है। उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मेरी समस्या तुरंत हल हो जाए, और वो भी आसानी से। भारत के सारे बड़े यूनिकॉर्न्स ने यही एक सबक सबसे जोर से मारा है। हम जो बनाना चाहते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है ग्राहक क्या इस्तेमाल करना चाहता है। सार क्या है? तुम्हारा पहला आइडिया 99% गलत होगा। तुम्हारा पहला प्रोडक्ट 99% लोग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम ग्राहक को सुनते रहे, तो वो तुम्हें सही रास्ता खुद बता देगा। 3 आसान नियम हर यूनिकॉर्न फाउंडर फॉलो करता है। एक, हर हफ्ते कम से कम 10 ग्राहकों से सीधे बात करो। फोन करो, चाय पिलाओ, व्हाट्सएप करो, जैसा भी हो। 2, जो डेटा कह रहा है उस पर भरोसा करो, अपना अहंकार नहीं। अगर 1000 लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, तो वो सही है, तुम गलत हो। 3, पिवट करने में शर्म मत करो। जोमैटो ने 4 बार पिवट किया, ओला ने 3 बार, फोन पे ने 2 बार। चैप्टर 6, डेटा, भावनाओं से ज्यादा ईमानदार। अब एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो 99% फाउंडर्स को चुभती है। तुम्हारे दिल में जो लग रहा है ना, ये फीचर तो कमाल का है, लोगों को ये जरूर पसंद आएगा। मैंने इतनी मेहनत की है, ये तो चलना ही चाहिए। ये सब झूठ है। असली सच सिर्फ एक जगह लिखा होता है, डेटा में, और डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। चलो भारत के यूनिकॉर्न्स की असली कहानियां सुनते हैं, जहां डेटा ने फाउंडर का घमंड तोड़ा और कंपनी बचाई। फ्लिपकार्ट, कैश ऑन डिलीवरी का जन्म। 2009 में फ्लिपकार्ट सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट लेता था। सचिन बिन्नी को लगता था लोग कार्ड से पेमेंट करेंगे, हमारा सिस्टम सेफ है। फिर डेटा देखा, 75% लोग कार्ट में सामान डालकर छोड़ देते थे। वजह कार्ड नहीं था या भरोसा नहीं था। सचिन ने कहा, यह तो हमारा अहंकार है, चलो कार्ड शुरू करते हैं। अगले 3 महीने में रेवेन्यू 5 गुना बढ़ गया। आज भी भारत में 60-70% ई कॉमर्स ऑर्डर्स कार्ड से होते हैं। डेटा ने कहा था, फाउंडर ने माना। 3 नियम जो हर यूनिकॉर्न फाउंडर रोज दोहराता है। रोज सुबह सबसे पहले डैशबोर्ड देखो,
अपना दिल नहीं। अगर डेटा और तुम्हारी फीलिंग में फर्क है, डेटा सही है। हर हफ्ते एक मीटिंग सिर्फ डेटा की होती है, बिना बहस, बिना इमोशन। चैप्टर 7, फंडिंग सफलता नहीं, जिम्मेदारी है। जब तुम्हें पहली बार 5 करोड़, 10 करोड़ या 100 करोड़ की फंडिंग मिलती है तो लगता है बस हो गया, अब तो बन गए। नहीं भाई, ठीक उसी दिन तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। फंडिंग सफलता नहीं है। फंडिंग एक बहुत भारी भरकम लोन है जिसे तुम्हें 5-7 साल में 10-50 गुना करके लौटाना है। और अगर नहीं लौटा पाए तो तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा सपना, तुम्हारी पूरी मेहनत सब खत्म। फंडिंग के बाद फाउंडर 3 तरह के होते हैं। टाइप 1, अब पार्टी है, 90% ऐसे ही मर जाते हैं। टाइप 2, अब और तेज दौड़ेंगे, कुछ बच जाते हैं। टाइप 3, अब और समझदारी से दौड़ेंगे, ये यूनिकॉर्न बनते हैं। 5 गोल्डन रूल्स जो हर असली यूनिकॉर्न फाउंडर फॉलो करता है। एक, फंडिंग मिलते ही सैलरी 5-10 गुना मत बढ़ाओ। 2, ऑफिस का साइज दोगुना करने से पहले रेवेन्यू दोगुना करो। 3, हर खर्च पर सवाल पूछो, क्या ये ग्राहक बढ़ाएगा या सिर्फ हमारा ईगो। 4, हमेशा 18-24 महीने का रनवे रखो, चाहे 1000 करोड़ बैंक में हो। 5, प्रॉफिट को गाली मत समझो, प्रॉफिट ही आखिरी ऑक्सीजन है। अंत में एक लाइन याद रखो, जितनी जल्दी पैसा आता है उतनी ही जल्दी आदतें बिगड़ती है और बिगड़ी आदतें कंपनी को मार देती है। तो अगली बार जब तुम्हें फंडिंग मिले तो शैंपेन की बोतल मत खोलना, बस एक गिलास पानी पीना और अपनी टीम से कहना, अब असली खेल शुरू होता है। चैप्टर 8, प्रतियोगिता डराती नहीं, तैयार करती है। भारत में स्टार्टअप शुरू करने का मतलब है आप रेस ट्रैक पर नहीं, जंग के मैदान में उतर रहे हो। हर गली में कोई न कोई तुम्हारा क्लोन बना रहा है। हर हफ्ते कोई नया ऐप लॉन्च हो रहा है। फंडिंग की न्यूज आती है तो लगता है यार ये तो हमसे 10 गुना आगे निकल गए। अब 2 तरह के फाउंडर होते हैं, जो डर जाते हैं, रोते हैं, बहाने बनाते हैं, बंद कर देते हैं, जो मुस्कुराते हैं और तेज दौड़ने लगते हैं। भारत के सारे यूनिकॉर्न दूसरे वाले हैं। प्रतियोगिता उनके लिए दुश्मन नहीं, ट्रेनर है। चलो असली जंग की कहानियां सुनते हैं। पेटीएम वर्सेस फोन पे वर्सेस गूगल पे, 2018 से 2025। 2018 में फोन पे और गूगल पे ने मिलकर पेटीएम को पीछे छोड़ दिया था। विजय शेखर शर्मा ने टीम को सिर्फ एक लाइन कही, अच्छा हुआ ये लोग आए, अब हमें और तेज बनना पड़ेगा। अगले 3 साल में पेटीएम ने बैंक लाइसेंस लिया, पोस्टपेड, वेल्थ, इंश्योरेंस सब लॉन्च किया, मिनी ऐप स्टोर बनाया। आज फिर से नंबर 1 की रेस में है। प्रतियोगिता नहीं होती तो पेटीएम आज भी सिर्फ वॉलेट होता। प्रतियोगिता तुम्हें 3 चीजें देती है। 1, डॉट स्पीड, तुम्हें 10 गुना तेज बनाती है। 2, डॉट फोकस, बेकार के आइडियाज अपने आप कट जाते हैं। 3, डॉट इनोवेशन, तुम वो कर रहे हो जो 6 महीने पहले असंभव लगता था। 3 नियम जो हर यूनिकॉर्न फाउंडर फॉलो करता है। 1, हर सुबह प्रतियोगी का ऐप खोलो, देखो क्या नया किया। 2, जो वो बेहतर कर रहा है उसे 30 दिन में कॉपी करो और उससे अच्छा करो। 3, जो तुम बेहतर कर सकते हो उसे इतना बेहतर करो कि वो कॉपी न कर पाए। अंत में एक लाइन याद रखो, अगर तुम्हारे क्षेत्र में कोई प्रतियोगी नहीं है तो या तो तुम जीनियस हो या तुम्हारा आइडिया बेकार है। भारत में जीनियस बनना मुश्किल है, जंग लड़कर जीतना आसान है। चैप्टर 9, आखिरी चैप्टर, दीर्घकालिक विजन, दैनिक चुनौतियों से बड़ा होना चाहिए। सबसे ताकतवर सीक्रेट, ये वो चीज है जो 99.9% स्टार्टअप्स को मार डालती है और 0.1% को यूनिकॉर्न बना देती है। रोज का संकट, सर्वर डाउन, ग्राहक गाली दे रहा है, फंडिंग लेट हो गई, कोफाउंडर झगड़ा कर रहा है, प्रतियोगी ने नया फीचर लॉन्च कर दिया। इन सब के बीच में ज्यादातर फाउंडर भूल जाते हैं कि वो असल में बना क्या रहे हैं, और जब क्यों भूल जाते हो तो क्या और कैसे अपने आप बेकार हो जाते हैं। यूनिकॉर्न फाउंडर्स रोज सुबह उठते हैं,
तो पहले एक ही सवाल पूछते हैं, 5 साल बाद ये कंपनी दुनिया को कैसा बदल चुकी होगी? फिजिक्स वाला आलोक पांडे का विजन। 2016 में यूट्यूब चैनल शुरू करते वक्त आलोक ने कहा था, 10 साल बाद भारत का हर बच्चा अच्छी कोचिंग ले पाएगा, चाहे वो गांव में रहे या शहर में। 2025 में पीडब्ल्यू के 5 करोड़ प्लस स्टूडेंट्स हैं, 200 प्लस ऑफलाइन सेंटर्स हैं और 10वीं 12वीं के साथ साथ जी, NET, UPSC, CS सब पढ़ाते हैं। वो विजन कभी नहीं डगमगाया। उस एक सवाल का जवाब तुम्हें आज का हर फैसला बताएगा। तकनीकी बग हल कर लो, टीम में झगड़ा सुलझा लो, फंडिंग नहीं मिल रही, इंतजार करो, क्योंकि ये सब छोटी छोटी लड़ाइयां हैं। असली जंग वो 10 साल बाद की तस्वीर है। अगर तुम्हारा विजन इतना बड़ा है कि लोग उसे सुनकर हंसे, तो समझो सही ट्रैक पर हो। क्योंकि फ्लिपकार्ट को किताब बेचने पर हंसे थे, जीरोधा को फ्री ट्रेडिंग पर हंसे थे, फोन पे को UPI पर हंसे थे, फिजिक्स वाला को यूट्यूब कोचिंग पर हंसे थे। हंसने दो, 10 साल बाद वही लोग तुम्हारी कंपनी का नाम लेकर कहेंगे, देखा मैंने कहा था ना, ये कुछ बड़ा करने वाले थे। यूनिकॉर्न का सफर, 9 सीक्रेट्स, 50 प्लस सच्ची कहानियां और एक ही संदेश, तुम भी कर सकते हो। बस सपना इतना बड़ा रखो कि रोज की मुश्किलें खुद ब खुद छोटी लगने लगे। अब तुम्हारी बारी है। कमेंट में, मैसेज में या अपने दोस्त को फोन करके बताओ, तुम्हारा 10 साल बाद का विजन क्या है? मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि अगला यूनिकॉर्न शायद इसी मैसेज से शुरू होने वाला है। आज की यात्रा में मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि इस अनुभव ने आपको कुछ शांति, कुछ प्रेरणा और कुछ नया दृष्टिकोण दिया है। यदि आपको यह पसंद आया तो सक्सेसफुल सब्सक्राइब और अधिक ऑडियो बुक और प्रेरक वार्तालापों का आनंद लेने के लिए वापस आएं। अपना ध्यान केंद्रित रखें और याद रखें, सफलता की राह हमेशा आपके दिल से शुरू होती है।